हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेज सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग GMW वेल्डिंग मशीन का सेटअप किस तरह से किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, GMW वेल्डिंग प्रोसेस में कई सारे जो चीज़ें होती है वो सेटिंग्स के ऊपर, जैसे कि ड्राइव रोलर्स की सेटिंग, सीविडर रोलर का सही से सिलेक्शन करना, कॉन्टेक्ट टिप सही से लगाना, लाइनर सही से लगाना, लाइनर की लेंथ सही होना, ये सब चीज के ऊपर GMW की सेटिंग और उसकी वेल्डिंग की क्वालिटी, वेल्डिंग का अपीयरेंस डिपेंड होता है। जब भी हम लोग को ये सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव रोलर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ड्राइव रोलर सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉन्टेक्ट टिप सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, वायर है वो अनइवन फीड होगी, वेल्डिंग में अनस्टेबल आर्क आएगी, उसकी वजह से बीट सही नहीं आएगी, स्पैटर काफी होंगे, बीट दिखने में सही नहीं होंगे और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस है जो काफी कम होता है। अगर आपको सही से वेल्डिंग सीखनी है तो पैरामीटर्स आपको सही से रखने पड़ेंगे, तो पैरामीटर की सेटिंग भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। ये सारे इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। GMW की सेटअप के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी पावर सोर्स की। GMW के लिए DC पावर सोर्स यूज़ होता है और जो पोलरिटी होती है वो DCEP यानी कि फीडर यूनिट का टॉर्च का जो कनेक्शन होता है वो DC पॉजिटिव पे कनेक्ट होता है और अर्थिंग केबल नेगेटिव साइड में कनेक्टेड होती है। GMW के फीडर कई सारे डिज़ाइन में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डिंग मशीन के अंदर फीडर की सिस्टम दी हुई है फर्स्ट इमेज में। सेकंड इमेज में फीडर यूनिट सेपरेट दिया हुआ है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। उसमें टॉर्च की लेंथ 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक हो सकती है। दूसरे एक डिज़ाइन में फीडर यूनिट के साथ स्पूल गन की सेटिंग दी हुई है, जहाँ पे हाइट पे वेल्डिंग होती है, गन की लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ पे 10 मीटर से 30 मीटर की दूरी के लिए स्पूल गन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट होता है, छोटा स्पूल आता है और ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीडर यूनिट। फीडर यूनिट में साथ में टॉर्च और बाकी सारे एक्सेसरीज जैसे कि लाइनर, कॉन्टैक्ट टिप, गैस डिफ्यूजर और नोज़ल यहाँ पे दिखाई है। फीडर यूनिट के साथ जब हम लोग स्पूल लगाते हैं तो स्पूल का ब्रेक सही से लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पूल ब्रेक सही नहीं होगा तो वायर बार बार जंप करेगी, स्पूल से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉर्च। टॉर्च की डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से टॉर्च होता है, नोज़ल लगाई हुई है, कॉन्टैक्ट टिप है, स्विच दिया हुआ वहाँ है। जब भी हम लोग GMW की टॉर्च के ऊपर स्विच है, वो स्विच जब भी हम लोग दबाते हो तो स्विच से आप वेल्डिंग चालू या बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑन ऑफ का स्विच देख सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइव रोलर्स का सिलेक्शन। ड्राइव रोलर्स का सिलेक्शन हमेशा वायर के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही होता है। वायर के डायमीटर आप अगर 0.8 mm यूज़ कर रहे हो तो ड्राइव रोलर्स भी 0.8 mm का लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेशर गेज की सेटिंग, यानी कि ड्राइव रोलर्स का जो यूनिट होता है वहाँ पे एक प्रेशर गेज दिया होता है, उसके ऊपर इंडिकेशन होता है कि किस तरह से वायर को प्रेशर देना चाहिए। वायर के ऊपर कम से कम प्रेशर होना चाहिए, यानी कि फीडिंग के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही प्रेशर गेज के ऊपर देना चाहिए। साथ साथ में स्पूल ब्रेकिंग, यानी कि स्पूल को अगर हम लोग ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, वायर जंप अप करेगी, मोटर के ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, मोटर के ऊपर लोड आएगा, अनइवन वायर फीड होगी, कॉन्टेक्टिव बर्न बैक होगी क्योंकि उसको सही से फीड नहीं मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम एक्सेसिव ब्रेकिंग की वजह से आते हैं, यानी कि स्पूल ज़्यादा टाइट लगाया तो उसकी वजह से आते हैं। अगर हम लोग लार्ज ग्रू लेंगे, अगर ग्रू ज़्यादा बड़ा है तो वायर उसके अंदर लूज रहेगी और उसकी वजह से भी अनइवन फीडिंग आएगी, आर्क आपकी अनस्टेबल आएगी। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। साथ साथ में अगर काफ़ी स्मॉल है, अगर ज़्यादा स्मॉल ग्रू है तो वायर ग्रू में अंदर तक नहीं जाएगी, उसकी वजह से जब भी हम लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वायर का शेप चेंज होगा और उसकी वजह से अनइवन वायर फीड हो सकती है। अगर वायर के ऊपर कांटेक्ट फोर्स टू लो है तो क्या होगा, वायर डिफॉर्म होगी, कांटेक्ट ट्यूब के ऊपर वियर आउट बढ़ेगा, कांटेक्ट ट्यूब का जो बोर है वो लार्ज होने की वजह से आपको सही से करंट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से बोर उसका शेप
चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को जो ड्राइव रोलर्स की सीटिंग, ड्राइव रोलर्स का सिलेक्शन इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम लोग JMAW टॉर्च के डिज़ाइन और उसके अंदर के कुछ पार्ट्स देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है वायर इलेक्ट्रोड यानी कि वेल्डिंग की वायर, उसके बाद लाइनर, लाइनर के अंदर से ही वेल्डिंग की वायर पास होती है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट टिप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट टिप अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं। और उसके बाद गैस डिफ्यूज़र, ये सब इक्विपमेंट्स के बाद यहाँ पे नोज़ल रेडी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शील्डिंग गैस की सेटिंग। माइस्टील ER76 के साथ जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो नॉर्मली हम लोग CO2 गैस लेते हैं और CO2 गैस की जो फ्लो मीटर पे प्रेशर 18 से 20 लीटर पर मिनट तक होना चाहिए। साथ में उसका रेगुलेटर सही से होना, गैस फ्लो मीटर सही से होना और हीटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। JMAW वेल्डिंग प्रोसेस के लिए रिवर्स पोलरिटी यूज़ होती है, यानी कि टॉर्च का जो एंड होता है वो पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होता है और वर्क पीस जो होता है वो नेगेटिव साइड में कनेक्टेड होता है। अभी सब असेंबली कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूस वायर लगाया हुआ है, गैस सिलेंडर है, पावर सप्लाई है, फीडर यूनिट है, गन की टॉर्च फिट है, अर्थिंग क्लैंप लगाया हुआ है, वर्कपीस है। अभी हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग शुरू करने के पहले आपको पैरामीटर्स की सेटिंग जैसे कि एम्पियर्स, वोल्टेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। और एम्पियर्स और वोल्टेज की सेटिंग, पैरामीटर्स की सेटिंग प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे 19.6 और 108 के आसपास करंट लिया हुआ है। इसी तरह से सारी चीज़ें सीक्वेंस में सेट करके आप JMAW का सेटअप कंप्लीट कर सकते हो।